हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 2 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम सब हल करेंगे 2025 के पेपर का जबरदस्त हल। चलिए शुरू करते हैं बस प्रश्नों से। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कहलाता है, तो कहलाएगा क्या? अपव्यय। देखो, अगर विकल्प में अपव्यय नहीं है और हिरास है तो हिरास लगा के आएंगे। ठीक है, कोई बच्चे बीच में छोड़कर चला जाता है। अगर हिरास भी है और अपव्यय भी है तो अपव्यय लगाएंगे, क्योंकि अपव्यय सही आंसर है। हिरास और अपव्यय प्राय साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन छोड़कर चले जाना आर्थिक संसाधनों की बर्बादी है, यानी अपव्यय है। अपव्यय मतलब अप माने ज्यादा, अपव्यय माने खर्चा। व्याख्या: अपव्यय वेस्टेज हार्टोंग समिति के अनुसार जब कोई बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ देता है तो उस पर खर्च किया गया धन और समय बर्बाद हो जाता है। इसे अपव्यय कहते हैं। अवरोध स्टेगनेशन: जब बच्चा एक ही कक्षा में फेल होकर रुक जाता है तो वह अवरोध होता है। हिरास: इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है कमी या गिरावट। शिक्षा शब्दावली में इसे अपव्यय के साथ ही जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था? 1995-96 में। 15 अगस्त 1995 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश में भी यह इसी वर्ष 1995-96 से लागू मानी जाती है। शुरुआत में इसमें 3 किलो राशन सूखा अनाज दिया जाता था। पका पकाया भोजन 2004 से शुरू हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 7 अध्याय में विभक्त है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कुल 7 अध्यायों, 7 चैप्टर्स और 38 धाराओं, मतलब 38 सेक्शन है इसमें। ठीक है, और इसमें अनुसूची भी शामिल है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संतुष्टि पर हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 राजीव गांधी के समय में आई। इस नीति ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति निर्धारक विद्यालय पेस सेटिंग स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिन्हें नवोदय स्कूल कहा गया। शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो एनसीटीई क्या? शिक्षक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही वह वैधानिक संस्था है जो देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों बीएड, बीटीसी, डीएलएड के मानक तय करती है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। अब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बनाती थी कानून, ठीक है, और केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार बनाती थी कानून। लेकिन समवर्ती में राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों आती हैं, तो दोनों ही कानून बना सकते हैं। सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए आवश्यक अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता पर छनकर पहुंचती है। यह कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? एक कथन करता है निस्यंदन सिद्धांत का। निस्यंदन सिद्धांत या निस्पंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। यह लॉर्ड मैकॉले द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जो मैकॉले के 1835 के घोषणा पत्र में था। इसे अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अर्थ या शिक्षा ऊपर से छनकर नीचे जन सामान्य तक आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964-66। इसके अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी थे। चूंकि इसने शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन किया, इसलिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। मोदालिर आयोग 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग।
हंटर कमीशन 1882-1883, भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी योजना का क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में चलती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी विद्यालय विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े ग्रामीण गांवों को ईबीवी में खोले जाते हैं, जहां महिला साक्षरता दर बहुत कम है। इनका उद्देश्य वंचित वर्ग की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा देना है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या होगा? एक पढ़ाए एक, एक पढ़ाए एक, ईच वन टीच वन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रसिद्ध नारा था। इसका उद्देश्य हर साक्षर व्यक्ति द्वारा कम से कम एक निरक्षर को साक्षर बनाना, मतलब साक्षर करना था। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं, तो कौन है? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल 1992-93 में गठित यशपाल समिति की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। इन्होंने भारी बस्ते को कम करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो कब किया था? कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा में सुधार, विशेषकर गुणवत्ता पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1901 में शिमला में एक गुप्त सम्मेलन बुलाया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1990 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति अध्यक्षता में शिक्षा जो समिति थी उसका गठन कब किया था? 1990 में। 7 मई 1990 बीपी सिंह की सरकार ने 1986 की नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसने अपनी रिपोर्ट प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर शीर्षक से दी थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राममूर्ति अध्यक्षता में समिति गठन कब किया था? 1990 में। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इसकी महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार अभिसमय कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड सीआरसी पारित किया था। अब आए तेलुगु प्रश्न नंबर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा आयोग नीति के संस्तुति पर हुई? तो देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 और उसकी कार्य योजना पीओए, ठीक है, की संस्तुति पर की गई थी, ताकि जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण और संबल प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा हंसा मेहता। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा? हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझावों को लिखिए। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव: लड़कों और लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान, ललित कलाओं का विकल्प होना चाहिए। महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति बढ़ाई जाए। अगला प्रश्न हमारा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम यह विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले उन बच्चों के लिए 6 सप्ताह 1.5 माह का कार्यक्रम है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री स्कूल से नहीं आए हैं। इसका उद्देश्य खेल और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को विद्यालय वातावरण के अनुकूल बनाना है। पीमोस्ट और एनपीईजीईएल का पूरा नाम लिखिए। तो पीमोस्ट प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। एनपीईजीईएल नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुण कौन कौन से? शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर है। शिक्षक बच्चों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में मदद करें। शिक्षक बच्चों के प्रति संवेदनशील और लोकतांत्रिक हो। शिक्षक को सभी बच्चों, विशेषकर पिछड़े और दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए? शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संबोधन
केंद्रों BRC की क्या भूमिका है? तो शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC की भूमिका। ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग और शिक्षकों को एकेडमिक सपोर्ट देना, शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल के निर्माण में मदद करना। अगला प्रश्न, ECCE का पूरा नाम लिखिए और इसके उद्देश्य लिखिए। तो ECCE का पूरा नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ECCE का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना और इन्हें औपचारिक विद्यालय कक्षा 1 के लिए तैयार करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन से आशय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 351। यह अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। नोट, अनुच्छेद 343 राजभाषा घोषित करता है हिंदी को, पर विकास का निर्देश अनुच्छेद 351 में है। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जुलाई 2000 में की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए अप्रैल 2022 में श्रावस्ती जिले में पुनः दोबारा से रिलॉन्च किया या शुरू किया, ताकि राज्य में 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। तो स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में जुलाई 2000 में, ठीक। और फिर 22 साल बाद 2022 में इसे दोबारा शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान SSA के 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सर्व शिक्षा अभियान की 2 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का लक्ष्य रखता है। सर्व शिक्षा अभियान में सामुदायिक सहभागिता, ग्राम शिक्षा समिति आदि पर विशेष जोर दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित आयोग का नाम लिखिए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित आयोग का नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका गठन 1948-49 में हुआ था। मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं, मिशनरी स्कूल में शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से अंग्रेजी होता था। मिशनरी स्कूल में पाठ्यक्रम में ईसाई धर्म, बाइबल की शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP का मुख्य कार्य शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में नियोजन और प्रबंधन करना है और बच्चों के नामांकन और ठहराव को बढ़ाना तथा अपव्यय और अवरोधन को कम करना था। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। अब लघुत्तरी प्रश्नों पर प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख इस प्रकार है। कौन कौन सा? अपव्यय और अवरोधन, बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं और फेल हो जाते हैं। आधारभूत सुविधाओं की कमी, कई स्कूल में उचित भवन, शौचालय, पेयजल और बिजली का अभाव है। शिक्षकों की कमी, छात्र शिक्षक अनुपात मतलब PTR बहुत अधिक है और कई स्कूल एकल शिक्षक वाले हैं। पाठ्यक्रम की नीरसता, शिक्षा जीवन से जुड़ी नहीं है, जिससे बच्चे से रुचि कम लेते हैं शिक्षा में। सामाजिक आर्थिक बाधाएं, गरीबी और बाल श्रम के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। अगला प्रश्न हमारा, कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो कोठारी आयोग 1964-66 ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के लिए पंचमुखी कार्यक्रम 5 पॉइंट प्रोग्राम का सुझाव दिया। कौन कौन से? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, विज्ञान और कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस को शिक्षा का अंग बनाना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, समान स्कूल प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम और भाषा नीति द्वारा एकता मजबूत करना, लोकतंत्र की सुदृढ़ता, छात्रों में नागरिकता की शिक्षा और नेतृत्व के गुण विकसित करना, आधुनिकीकरण, छात्रों में आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीकी का प्रसार करना, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का विकास, छात्रों के चरित्र निर्माण पर जोर देना। तो 5 कौन कौन से पॉइंट थे हमारे कोठारी आयोग के?
शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र की सुदृढ़ता, आधुनिकीकरण और आखिरतः सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। अब अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओबीबी क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओबीबी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में शुरू की गई यह एक केंद्रीय योजना थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 पक्के कमरे और बरामदा हो। कम से कम 2 शिक्षक, जिसमें यथासंभव 1 महिला शिक्षिका हो। आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे नक्शे, ग्लोब, खेल का सामान, विज्ञान किट और चॉक डस्टर और वाद्य यंत्र आदि उपलब्ध कराना। ये हमारे ऑप्शन ब्लैक बोर्ड की क्या थी, विशेषताएं थी। राधाकृष्णन आयोग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राधाकृष्णन आयोग 1948-49 स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। राधाकृष्णन आयोग की प्रमुख विशेषताओं या सिफारिशों का वर्णन कौन कौन सी है। यूजीसी की स्थापना, विश्वविद्यालय को अनुदान देने और मानकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन करना। ग्रामीण विश्वविद्यालय, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। शिक्षकों का वेतन, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार। शिक्षा का माध्यम, तो उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषा को माध्यम बनाने का सुझाव, लेकिन अंग्रेजी को भी बनाए रखने की बात कही। उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य नेतृत्व क्षमता का विकास और सांस्कृतिक संरक्षण बताया। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के चार्टर एक्ट की उस धारा से उत्पन्न हुआ जिसमें भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट, इनका मानना था कि यह धन भारतीय पारंपरिक ज्ञान, संस्कृत, अरबी, फारसी और देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने पर खर्च हो। पाश्चात्यवादी, एंग्लिसिस्ट्स कौन थे देखिए, इनका नेतृत्व मैकॉले कर रहा था। ये चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और भारतीयों को आधुनिक पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का पढ़ाया जाए। 1835 में मैकॉले के विवरण पत्र द्वारा अंग्रेजी समर्थकों की जीत हुई। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। तो भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान, कर्जन 1899 से 1905 तक, इसने भारतीय शिक्षा में विस्तार की जगह गुणवत्ता पर जोर दिया। शिक्षा सम्मेलन 1901, कर्जन ने पहली बार शिक्षा के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, कर्जन ने उच्च शिक्षा में सुधार और अनुशासन के लिए कड़े नियम बनाए। प्राथमिक शिक्षा, कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा को सरकार का उत्तरदायित्व माना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की और पाठ्यक्रम में कृषि को जोड़ा। पुरातत्व विभाग, कर्जन ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर जोर दिया जो अनौपचारिक शिक्षा का हिस्सा बना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, शिक्षक शिक्षा, एनसीएफटीई 2009 की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा एनसीएफटीई 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शिक्षक शिक्षा का पुराना ढांचा आधुनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा एनसीएफटीई 2009 का महत्व, पेशेवर तैयारी, एक शिक्षकों को केवल सूचना प्रदान करने वाला नहीं बल्कि एक पेशेवर प्रोफेशनल बनाने पर जोर देता है। सिद्धांत और व्यवहार, इसमें इंटर्नशिप और प्रयोगात्मक कार्यों को अधिक महत्व दिया गया है ताकि भावी शिक्षक वास्तविक कक्षा की चुनौतियों को समझ सकें। बाल केंद्रित, तो यह शिक्षकों को बाल केंद्रित एक शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान समझने और बाल केंद्रित विधियां अपनाने के लिए तैयार करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी क्या है, वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एनसीएलपी 1988 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के तहत शुरू की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी का लक्ष्य खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बाल मजदूरों को पहचानना और उन्हें काम से मुक्त कराना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी की कार्यप्रणाली, तो बाल मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्पेशल स्कूल्स खोले जाते हैं। बाल मजदूरों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल होने लायक बनाने के लिए ब्रिज एजुकेशन दी जाती है। बाल मजदूरों को निःशुल्क भोजन, स्वास्थ्य जांच और मासिक वजीफा स्टिपेंड दिया जाता है ताकि वे आर्थिक तंगी के कारण दोबारा काम पर न जाएं। अगला प्रश्न हमारा,
प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का गठन अनिवार्य है। विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का गठन, तो समिति में 75% सदस्य अभिभावक होते हैं, जिसमें 50% महिलाएं अनिवार्य हैं। बाकी 25% में शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि और शिक्षाविद होते हैं। और एसएमसी का कौन होता है, मतलब जो अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावकों में से ही कोई होता है। विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के कार्य: विद्यालय के कामकाज की निगरानी मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास परियोजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना, सरकारी अनुदान और मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच करना, 100% नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना किनकी, बच्चों की। आज क्लास का आखिरी प्रश्न क्या देखिए, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना ताकि वे बीच में पढ़ाई ना छोड़ें। और अगला क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह योजना उन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में चलाई जाती है जहां लड़कियों की साक्षरता दर कम है। इसके तहत मॉडल स्कूल और अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना और विद्यालयों में उनकी उपस्थिति अटेंडेंस बढ़ाना, यह नामांकन बढ़ाने में सबसे मददगार योजना साबित हुई है। बड़े भारत बड़े भारत बड़े भारत बड़े भारत, कक्षा 1 और 2 के बच्चों में प्रारंभिक पठन, लेखन और गणितीय कौशल, अर्ली रीडिंग एंड मैथ स्कूल को मजबूत करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। अब यह एसएसए का ही हिस्सा है। वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा, तो AIE, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, स्कूल न जाने वाले बच्चों, बाल श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के बच्चों को अनौपचारिक तरीके से शिक्षा से जोड़ना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, CS और CWSN, दिव्यांग बच्चों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN, इन बच्चों को क्या करना, सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा में स्कूलों में पढ़ने के लिए उपकरण से ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड्स और सुविधाएं देना। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।